हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमने दोस्तों पिछली क्लास में बनास नदी से संबंधित फैक्ट शुरू किए थे। हमने बनास नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे उन सबको कवर करने का प्रयास किया था। आज हम बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ का मतलब क्या हुआ, सहायक नदियों के अंतर्गत जैसे कि कौन कौन सी नदी आती है, इसके अंतर्गत आती है जैसे कि आयड़ नदी हो गई। आयड़ के बाद कोई एक नदी आती है जिसका नाम आता है कोठारी नदी हो गई, खारी नदी हो गई, और ये सारे के सारे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके बारे में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग शुरू किया था बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। इसके अंतर्गत बनास नदी एक हमने कवर कर ली है। आगे हम कवर करेंगे बाणगंगा नदी कवर करेंगे, और उसके बाद जो गंभीर नदी आती है, गंभीर नहीं है ये गंभीर नदी है। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम शुरू करेंगे आयड़ नदी जो कि बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से शुरू करते हुए फिर ये कोठारी खारी कवर करेंगे, बाणगंगा और गंभीर कवर करते हुए इस जो नदी तंत्र का जो टॉपिक है हमारा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बना देते हैं आयड़ नदी को। आयड़ नदी को ड्रॉ करने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि हम बनास नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। ये कौन सी नदी है, ये पूरी की पूरी जो नदी है उसका नाम आता है बनास नदी। अगर हम इसी के अंतर्गत हमारी जो आयड़ नदी को ड्रॉ करने का प्रयास करें तो ये इस तरीके से आती है और ये बनास नदी में मिल जाती है। जो आयड़ नदी ये कौन सी है, ये है हमारे पास आयड़ नदी। और ये तरीके से इसके अंदर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। और आयड़ और गंभीरी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आयड़ और गंभीरी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम आता है, क्या नाम आएगा, अरे क्या यार भूल जाते हो, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा, चित्तौड़ दुर्ग आयड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। आयड़ और जो गंभीरी का संगम होता है ना, वहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। फिर एक यहाँ से इसके अंदर एक नदी आके मिलती है गुजरी और वाजन। गुजरी और जो वाजन जो नदियाँ हैं वो भी आयड़ की ही सहायक नदियाँ है। आयड़ नदी की एक और बात आती है कि ये उदय सागर झील में गिरने के बाद, कहाँ पे, ये जो उदय सागर झील है ना उसमें गिरने के बाद इसका नाम परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, इसका नाम परिवर्तन होकर बेड़च नदी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने आयड़ नदी का उद्गम नहीं पढ़ा ना। हाँ, तो आयड़ नदी का उद्गम होता है, वो होता है, आयड़ नदी का उद्गम होता है जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ है ना, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु आता है कि आयड़ नदी या बेड़च नदी के बारे में। ये आयड़ से बेड़च कब होगी, आयड़ से बेड़च होगी उदय सागर झील में गिरने के बाद। उदय सागर झील में गिरने के बाद जब आगे ये नदी वापस पुनः निकलती है तो यह इस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए लिख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है। हमने जो पढ़ी थी ना अरावली का जो पाठ पढ़ा था उसके अंतर्गत भी हमने चर्चा की थी कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ वो है जो कि उदयपुर में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला बिंदु आता है कि आयड़ नदी का पहले, या बेड़च नदी है इसका पहले नाम क्या था।
तो इसका पहले नाम था आयड नदी। आयड नदी फिर ये कहाँ जाके मिलती है, ये मिल जाती है उदय सागर झील में। कहाँ पे मिलेगी, ये मिल जाती है उदय सागर झील में। उदय सागर झील से वापस निकलती है तो ये एक अपना नया नाम लेके निकलती है जिसका नाम आता है बेड़च नदी के नाम से ये जानी जाती है। फिर अगर हम इसका प्रवाह क्षेत्र देखें तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से होगा, ये मिल तो जाती है भीलवाड़ा में, आयड नदी है जो बनास में, इसका संगम कहाँ हो जाएगा, इसका संगम हो जाएगा, इसका संगम है वो हो जाएगा भीलवाड़ा में। इसका संगम होता है कहाँ पे, ये जो आप संगम बिंदु देख रहे हैं ना, ये संगम बिंदु है भीलवाड़ा में। संगम बिंदु कहाँ है इसका, इसका संगम बिंदु है भीलवाड़ा। तो ये निकलती कहाँ से है, निकलती है जो उदयपुर से है। फिर इसके किनारे कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग आ गया है। तो इसके अफवाह में चित्तौड़ आ जाएगा। फिर जब प्रवाह कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वो हो जाएगा, सबसे पहले ये उदयपुर से निकलती है, उदयपुर के बाद ये जाती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में इसके किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है जो कि गंभीरी और बेड़च के संगम पर है। फिर ये भीलवाड़ा में जाके कहाँ जाएगी, ये जाएगी भीलवाड़ा में जाके बनास नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि आयड नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। पहले इसका नाम आयड नदी था, उदय सागर झील में मिलने के बाद बेड़च हो गया। इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़ दुर्ग इसके किनारे बसा हुआ है और भीलवाड़ा में जाके संगम हो जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला हमारा जो बिंदु आता है कि आयड नदी का समापन कहाँ पे होता है। तो आयड नदी का जो समापन होता है वो होता है बिंगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है, बिंगोद भीलवाड़ा। बिंगोद भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी। क्या करवाई थी, बीबी एमबी मांग रही है। क्या मांग रही है, बीबी है वो एमबी मांग रही है। बी से बिंगोद या फिर बी से बनास ले लो, और ये बी से क्या हो जाएगा, ये बी से बेड़च, और एम से मैनाल, और ये भी अपना क्या है, ये भी है बिंगोद। तो क्या हुआ, ये क्या करती है, ये करती है, ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। क्या कर रही है ये त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही है। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मैनाल ये तीनों मिलके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वहीं पे आयड नदी या बेड़च नदी है उसका जो है समापन हो जाता है। उदय सागर झील, उदय सागर झील में पहले इसका नाम आयड नदी है और बेड़च, फिर ये उदय सागर झील में मिलने के बाद आगे जब निकलती है तो ये किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से। तो लिख सकते हैं कि आयड नदी, पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आयड नदी उदय सागर झील में, उदय सागर झील कहाँ स्थित है, ये स्थित है उदयपुर में। उदय सागर झील में मिलने के बाद यह बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमने चर्चा की है कि आयड नदी जो कि उदय सागर झील में मिलने के बाद बेड़च नदी के नाम से, वो अब हम चर्चा करते हैं कि आयड नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। आयड नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है जो कि आयड सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता के नाम से, आयड सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आयड सभ्यता की बात करें तो इसका जो फैलाव है या इसका जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है। और आयड नदी की, आयड सभ्यता के बारे में एक और फैक्ट की बात करें तो ये कैसी सभ्यता है, ये मुख्य रूप से
ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे जो कि प्रमुख रूप से जो सारे के सारे बर्तन वगैरह, जो औजार वगैरह सारे के सारे जो भी है वो तांबे के प्रयुक्त किए जाते थे, यानी ताम्र युग, तांबे का युग था। यहाँ पे क्या था? तांबे का युग चल रहा था। तो आयड़ नदी से संबंधित सभ्यता है, तो आयड़ सभ्यता हो जाएगी उदयपुर जिले में, और ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये देखिए, ये चित्तौड़ दुर्ग है, और ये अगर नदियों की चर्चा कर ही रहे तो एक नदी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी? एक हो जाएगी आयड़ और एक गंभीरी, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? बेड़च भी बोल सकते हैं। तो लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखने का प्रयास करेंगे? चित्तौड़ दुर्ग, यह कि मतलब ये जो दुर्ग है इन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक तो आयड़ या इसे कहा जाता है बेड़च नदी, प्लस इसके साथ में और कौन सी नदी है? गंभीरी नदी है। देखो, गंभीर नहीं करना है, गंभीरी नदी के संगम पर बसा दुर्ग है। किसके संगम पर बसा है? ये बसा है आयड़ या बेड़च नदी, या जिसे आयड़ या बेड़च नदी व गंभीरी नदी के संगम पर बसा दुर्ग है। क्या है? बसा हुआ दुर्ग है। आगे अगर हम चर्चा करें कि आयड़ नदी वैसे तो चित्तौड़ की प्रमुख नदी आती है, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदी आती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो बांध है, तो बांध चित्तौड़ में एक ही बांध, प्रमुख बांध आता है जिसका नाम आता है गोसुंडा बांध। क्या बांध आता है? गोसुंडा बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। फिर अगर हम इसके सहायक नदियों की चर्चा करें तो सहायक नदियों के अंतर्गत हमने दो प्रमुख सहायक नदियाँ पड़ी थी, एक तो वाजन नदी और एक गुजरी नदी। ये दो सहायक नदियाँ है वो आयड़ नदी की सहायक नदियाँ। हाँ जी दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगली जो नदी आती है वो आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करें? हमने ड्रॉ की है बनास नदी। ये रेड कलर वाली क्या है? ये है हमारी बनास नदी। तो इसके अंतर्गत हमारी जो नदी आके मिलती है वो आती है इस तरीके से। ये नदी है कोठारी नदी। कौन सी नदी? इसका नाम आता है कोठारी नदी। ये हमारी है जो कोठारी नदी। अगर हम देखें तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कोठा दे दिवेर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? हमने अरावली में चर्चा की थी। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो पड़ती है राजसमंद में। राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है। फिर इसका अगर समापन देखें तो इसका समापन भी होता है नंदराय, जो कि जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, इसका समापन होता है। इसके किनारे हम सभ्यता की चर्चा करें तो एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है, यार ये पूरी गायब हो गई। इसके किनारे अगर हम सभ्यता की चर्चा करें, एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की चर्चा करें तो ये जो बागोर सभ्यता है ये राजसमंद जिले में इसका विस्तार है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके ऊपर एक बांध आता है जिसका नाम आता है मेजा बांध। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी। लेकिन मेज नदी नहीं करना है, मेजा बांध जो कि है कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में। तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग कोठारी नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने पॉइंट्स को कवर करते हुए।
सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कोठारी नदी का हमने उद्गम जो करवाया था वो करवाया है, कोठारी नदी का उद्गम हमने करवाया था दिवेर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद जिले में पड़ती है। तो चलिए लिख लेते हैं कि हमने कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से करवाया है। कोठारी नदी का उद्गम हमने करवाया है दिवेर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? दिवेर की पहाड़ियाँ जो कि पड़ती है राजसमंद जिले में पड़ती हैं, वहाँ से कोठारी नदी का हमने उद्गम करवाया था। फिर इसका समापन कहाँ पे होता है? तो हमने समापन भी करवाया है कहाँ पे? नंदराय भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, वहाँ पे कोठारी नदी का समापन जो कि कहाँ पे हो रहा है? बनास नदी में हो रहा है। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। क्या है, अपने को लिखते लिखते हुए आगे याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने कहा इसका जो समापन हुआ है कोठारी नदी का वो होता है नंदराय, जो जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। नंदराय जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी में? बनास नदी में इसका है जो समापन होता है। ये बनास नदी की सहायक है, कैसे याद रखेंगे? कोठा, कोठा क्या करना है? कोठा को, अरे भाई कोठा को बना, कोठा को क्या करना है? बनाना, यानी बना से बनास हो गया, और कोठा से क्या हो जाएगा? कोठा से हो जाएगा कोठारी नदी। कोठारी नदी किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। फिर आगे हम चर्चा करें कि समापन, इसका समापन है वो किस तरीके से होता है। इसका समापन नहीं, इसके किनारे सभ्यता है वो बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से इसी से संबंधित एक और फैक्ट आता है, वो आता है, क्या आता है कि यह जो पाषाण युग आता है ना, उसका जो मध्य पाषाण कालीन है ये सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है। तो बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसके किनारे जो सभ्यता है उसका नाम आता है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है। और इसके बारे में अगर हम देखना चाहे तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो सभ्यता है वो यहाँ पे प्राचीनतम जो पशुपालन के साक्ष्य है वो मिलते हैं। और ये कैसी सभ्यता है? इस ये सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कैसे सभ्यता है? ये सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन। फिर अगर हम आगे देखें कि इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो बांध आता है वो आता है मेजा बांध। क्या करना है? मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन नदी कौन सी है? नदी हो जाएगी कोठारी। अरे भाई जो कोठा है वो, कोठा क्या है? कोठा, कोठा है वो भी क्या किसका बना होता है? वो भी लकड़ी का बना होता है। और जो मेज है वो भी किसका बना होता है? लकड़ी का। तो कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? मेजा बांध है। कभी गलती से मेजा नदी मत कर देना, मेजा बांध मेजा नदी के ऊपर बना हुआ है तो गलत हो जाएगा। नाम से संबंधित डायरेक्ट पूछेगा और आपका क्वेश्चन सीधा गलत हो जाएगा, सीधा का सीधा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगली जो नदी आती है जिसका नाम आता है खारी। खारी नदी, खारी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है विजराल ग्राम की पहाड़ी। क्या नाम आता है? विजराल, विजराल ग्राम की पहाड़ी। विजराल ग्राम की पहाड़ी भी बोल सकते हैं, जो कि पड़ती है राजसमंद जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? राजसमंद जिले से इसका है जो उद्गम होता है। और समापन कहाँ पे होता है? खारी नदी से खाली इतना ही फैक्ट बनते हैं कि इसका समापन है वो बनास नदी में होता है। बनास नदी की सहायक नदी खारी नदी है। विजराल ग्राम से उद्गम होता है। कैसे याद रखेंगे? देखो, वीज, क्या याद रखना है? वीज। पहले आपको पता रहेगा तो एक इस तरीके से एक वो गुटखा भी आता था वीज करके, प्राचीन जो पुराने खिलाड़ी है उनको पता रहेगा, जो खाते हैं उनको ध्यान में रहेगा। देखो, जो वीज गुटखा आता है वो एक प्रकार से क्या है? नशीला पदार्थ है। क्या है? नशीला पदार्थ है। तो नशीला पदार्थ है तो सीधी सी बात है वो क्या है? वो
खारा होगा। तो इससे क्या याद रखना है, इससे हमें याद रखना है खारी नदी। तो खारी नदी का उद्गम कहाँ से, विजराल ग्राम की पहाड़ी। खारी नदी याद आते ही, खारी नदी जब भी सामने आए तो हमारे सामने वीज जो कि नशीला गुटखा है, खारा है, वो ध्यान में आना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, ये इससे याद रखेंगे विजराल ग्राम की पहाड़ी। क्या याद रखना है, विजराल की पहाड़ी या विजराल गांव की पहाड़ी, जो कि राजसमंद में पड़ती है। इस तरीके से खारी नदी भी हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक हमने क्या क्या चर्चा की है, एक बार चलिए मैं आपको मैप की सहायता से, या जो क्या बोलेंगे उसको, जो कि होलोग्राम या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, जो कि मैपिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमने सबसे पहले शुरू किया था, नदी तंत्र शुरू किया था। नदी तंत्र को हमने आंतरिक अफवाह की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ और जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं, इन 3 भागों में हमने इसको डिवाइड करने का प्रयास किया था। बंगाल की ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। इसके अंतर्गत जो हमने चंबल नदी तंत्र है, चंबल नदी तंत्र है, जो कि बंगाल की खाड़ी का बहुत बड़ा तंत्र कहलाता है, इसको हमने पढ़ा 2 क्लासों में। उसके बाद हमने शुरू किया था बनास नदी तंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा, बंगाल की खाड़ी में बनास नदी तंत्र पढ़ा। इसके अंतर्गत और अगर हम देखें कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी और आती है, तो बंगाल बाणगंगा नदी आती है, जो अपना जल डायरेक्ट यमुना में लेके जाती है। और एक नदी आती है जिसका नाम आता है गंभीर नदी, और ये नदी भी अपना डायरेक्ट जल यमुना नदी में लेके जाती है। तो इस तरीके से अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बाणगंगा नदी और जो गंभीर नदी है उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करें। हाँ जी, तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली अन्य नदियों की चर्चा करें तो अन्य नदियों के अंतर्गत हमारे पास क्या आ जाएगी, एक नदी आ जाएगी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। ये अपना जल यमुना नदी में लेके जाती है, और यमुना नदी गंगा में मिलके फिर ये आगे जाके कहाँ मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और एक और नदी आती है जिसका नाम आता है गंभीर नदी। जो गंभीर नदी है ये भी अपना जल यमुना में लेके जाती है, यमुना आगे गंगा में, गंगा आगे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं वो बाणगंगा नदी और गंभीर नदी के बारे में। तो बाणगंगा नदी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर हम ड्रॉ कर दे तो ये आधा काम पूरा हो जाता है। ये देखिए, हमने कहा कि बाणगंगा नदी है वो यमुना नदी में अपना जल लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, यमुना नदी में अपना जल लेके जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ पे हो जाएगा, इसका समापन तो हो गया यमुना नदी, यमुना नदी में इसका समापन हो गया। तो इसका उद्गम की चर्चा करें तो इसका उद्गम होता है, देखो, ब से बाणगंगा और ब से बैराट की पहाड़ियाँ। क्या याद रखना है, ब से बाणगंगा नदी और ब से बैराट की पहाड़ी, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। ये इसका उद्गम हो गया। फिर इसका प्रवाह कहाँ कहाँ हो जाएगा, इसका प्रवाह 3 तरीके से आता है। एक तो जिला आ जाएगा भरतपुर जिला, और एक आ जाएगा दौसा, और एक इसका उद्गम होता ही है कहाँ से, इसका उद्गम होता है जयपुर जिला। तो इसका प्रवाह क्षेत्र में 3 जिले आ जाएंगे। फिर इसके किनारे अगर हम सभ्यता की बात कर लेते हैं लगे हाथों, तो इसके किनारे एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता के बारे में बहुत सारे फैक्ट है कि ये लोह युगीन सभ्यता है। मौर्यकालीन यहाँ पे अवशेष जो कि मिले हुए हैं, शंखलिपि के साक्ष्य मिलते हैं, बौद्ध स्तूप भी है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। तो जब हम बैराट सभ्यता पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर और अगर हम देखें तो इसमें एक बांध भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक बांध भी बना हुआ है। बांध मतलब जलाशय, जिसका नाम आता है, क्या नाम मिलता है, नाम मिलता है अजान बांध। कौन सा बांध है, अजान बांध। और ये अजान बांध से जलापूर्ति होती है। जो केवलादेव गणापक्ष विहार है, केवलादेव गणापक्ष विहार है, उसको जल की आपूर्ति की जाती है।
तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर एक एक करते हुए लिखने का प्रयास करते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम हमने कहाँ से किया है? बाणगंगा नदी का उद्गम हमने किया है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। कहाँ से हमने किया है? बैराट की पहाड़ी जो कि पड़ती है जयपुर जिले में। जयपुर जिले से इसका है हमने उद्गम करवाया है। फिर सॉरी सारी गलतियां हो गई। ये हमारा उपनाम का टॉपिक है। क्या है? उपनाम। हम पहले उद्गम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका जो उद्गम है वो बैराट की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम है वो होता है। फिर इसके अगर हम उपनाम की चर्चा करें तो इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से तीर चलाकर इस नदी को प्रकट किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा या अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा। कहा जाता है कि ये मतलब अर्जुन से संबंधित है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया महाभारत कालीन नदी भी कहा जाता है। महाभारत के प्रसंग से जुड़ी हुई नदी है, इसलिए इसे महाभारत कालीन नदी के नाम से जाना जाता है। अगला अगर हम इसके उपनाम की चर्चा करें तो हमारे पास इसका एक उपनाम आता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रुंडित नदी के नाम से इसका एक उपनाम आता है। क्या नाम आता है? रुंडित नदी। रुंडित नदी का अर्थ होता है रूठना। रूठना यानी एक प्रकार से नाराज होना। कहा जाता है कि इसका जो पहले मतलब जब इसका पहले जो होता था वो डायरेक्ट ये कहाँ लेके जाती थी? यमुना नदी तक अपना जल लेके जाती थी। लेकिन जो वर्तमान में 2013 के बाद ये जो अपना जल है वो केवल भरतपुर जिले तक ही लेके जाती थी। पहले मतलब इतना लेके जाती थी, लेकिन वो वर्तमान में नहीं लेके जा रही है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मतलब माना जाता है कि ये नदी क्या है? रूठ गई है, या इसे इसकी जो प्रवाह प्रणाली है उसके ऊपर ताला लग गया है। क्या लग गया है? ताला। तो इसलिए इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसका जो प्रवाह आता है, प्रवाह देखिए। प्रवाह हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि ये इसका प्रवाह है वो 3 जिलों में है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो चलिए लिख लेते हैं। इसका प्रवाह कितने जिलों में है? जयपुर। जयपुर के बाद ये नदी है वो दौसा जिले में प्रवेश करती है। दौसा के बाद ये भरतपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। क्या करती है? भरतपुर से आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। 2013 में इसे अंतःसलीला नदी अंत अफवाह की नदी घोषित किया है। 2013 में इसे अंत अफवाह की नदी घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अभी वर्तमान में यमुना नदी में जल ले जाके ये बंगाल की खाड़ी में जल नहीं ले जा पाती है। इस वजह से इसे अंत अफवाह की नदी घोषित किया गया है। इस अंत अफवाह नदी घोषित करने के साथ साथ ही इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ताला नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ताला नदी भी कहते हैं। बाणगंगा नदी से संबंधित अगर हम अगले फैक्ट के ऊपर चर्चा करें तो बाणगंगा नदी के ऊपर एक हमने जो सभ्यता पढ़ी है वो सभ्यता पढ़ी है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ी है? सभ्यता पढ़ी है हमने बैराट सभ्यता पढ़ी हुई है। तो बैराट सभ्यता जो कि जयपुर जिले में विस्तृत है, और ये कौन सी नदी के ऊपर? नदी देखे तो बाणगंगा नदी के ऊपर इसका जो है जमाव है या विस्तार है। बैराट सभ्यता की प्रमुख बातें अगर हम देखें तो यह लौह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। यहाँ पे मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। मौर्य काल मतलब जो अशोक हो गया, जो बिंबिसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उस टाइम के साक्ष्य मिलते हैं। मौर्यकालीन साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं बैराट सभ्यता से। मौर्यकालीन मतलब साक्ष्य मिले हैं तो सीधी सी बात है अशोक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो अशोक की एक प्रमुख लिपि आती है जिसे कहा जाता है शंख लिपि।
तो बैराट सभ्यता से ही शंखलिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले? शंखलिपि के साक्ष्य मिले हैं। अशोक एक प्रकार से बौद्ध का बोल तो बहुत अच्छा उपासक था, बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा उपासक था। तो यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूपों के साक्ष्य भी बैराट सभ्यता से मिले हैं। हमें तो खाली नदी पढ़ रहे तो इतना ध्यान में रखना है कि बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर जिले में विस्तृत है। फिर बाणगंगा नदी के ऊपर अगर हम बांध की चर्चा करें, एक बांध आता है जिसका नाम आता है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। बाण लगने से क्या हो गया? उसकी जान, ओ का अर्थ वैसे भी नेगेटिव होता है, तो जान नहीं रहना। तो अजान बांध भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में है। इस अजान बांध से किसे जलापूर्ति होती है, यानी जल की आपूर्ति किसे होती है? तो आंसर हो जाएगा जो केवलादेव घड़ा पक्षी विहार है। क्या है? केवलादेव घड़ा पक्षी विहार, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। वहां पर जल की आपूर्ति करवाई जाती है। तो बाणगंगा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? अजान बांध। भरतपुर में केवलादेव घड़ा पक्षी विहार को जल की आपूर्ति होती है। आगे हम चर्चा करें कि गंभीर नदी के बारे में। जो गंभीर, देखो एक तो हमने पढ़ा था गंभीरी, वो अलग है। गंभीरी नदी की गंभीरी प्लस बेड़स नदी आती थी, या आयड नदी, इसके किनारे चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ था। और ये जो नदियां हैं दोनों, ये अपना जल बनास नदी में लेके जाती थी। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं गंभीर नदी। गंभीर नदी अपना जल यमुना नदी में डायरेक्ट लेके जाती है। इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट है तो वो एक बार देखने का प्रयास करें। मतलब जो गंभीर नदी है, गंभीर नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है सपोद्रा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सपोद्रा जो पहाड़ी है करौली जिले में पड़ती है, वहां से निकलती है और अपना जल डायरेक्ट यमुना नदी में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? यमुना नदी में। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है पांचना बांध। पांचना बांध 5 नदियों के ऊपर। और ये कैसा है? ये मिट्टी से निर्मित बांध है और यूएसए के सहयोग से, यूएसए नहीं, अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध है। तो चलिए अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। गंभीर नदी का उद्गम होता है, कहाँ से हमने उद्गम करवाया है? हमने उद्गम करवाया है सपोद्रा की पहाड़ी से। इसका उद्गम होता है, वो होता है सपोद्रा की पहाड़ी। सपोद्रा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा करौली में। सपोद्रा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर समापन। समापन हमने कहाँ करवाया है? गंभीर नदी का समापन करवाया है यमुना नदी में। तो समापन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में इसका समापन होता है। यूपी में यमुना नदी में इसका समापन होता है। कहाँ पे? यमुना नदी में। और अगर हम देखें कि इसके ऊपर बांध बांध के बारे में हमने चर्चा की, तो बांध कौन सा हमने बनवाया है? हमने बांध जो कि है पांचना बांध, मिट्टी से निर्मित है और यूएसए के सहयोग से है। तो चलिए ये तीनों पॉइंट भी जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करते हैं। बांध का नाम आता है पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध, जो कि करौली जिले में स्थित है। करौली जिले में स्थित है। पांचना बांध के बारे में अगर हम कोई महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो यह मिट्टी से बना बांध है। मिट्टी से बना है और ये क्या है? ये अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। जो यूएसए है ना, उसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बना है। तो यहाँ पर हमारा जो गंभीर नदी है वो समाप्त हो जाती है। एक और नॉर्मल सी अगर आप नोट डाल के लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जगह आपके पास है तो। एक नदी आती है जिसका नाम आता है काकुंद या कुकुंद करके आती है। काकुंद या कुकुंद नदी। इसके ऊपर बारेठा बांध बना हुआ है। क्या है? बारेठा बांध बना हुआ है। और इसी के ऊपर जो दील जलप्रपात बना हुआ है, दीर
जलप्रपात कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ है। ये आप कहीं पे नोट डाल के लिख लीजिएगा। तो हमारा जो नदियों वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आगे, जो कि झील वाला टॉपिक आएगा हमारा, राजस्थान की झीलें, जिसके अंतर्गत मीठी और खारी और बहुत सारी झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।